My voice is coming to all of you clearly. Update me. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we can just quickly recap what we did and then we move to the next part, that the questions we need to do. तो हमने जो पढ़ा था, just quickly a quick recap. So we discussed this organization, process organization, and then we have to see how the control signals can be generated for any instruction. And for that, we have to see the 4 different parts. So we discussed the register transfer. एक register से दूसरे register data कैसे transfer करेंगे, register transfer. Then this is what the ALU operation. एक ALU operation कैसे perform करेंगे? What are the control signals for that? Number 2, fetching a word, reading a word from the memory, writing a next. ये fetching a word के instructions, and then writing a word in memory, storing a word in memory. तो ये 4 part हमने पढ़ा last 2 lectures में, and then we saw in the last lecture the execution of a complete instruction. ये instruction था add R3, R1. इसको करना है हमें where R3 is a register which contains the address from where the data will be taken and will be added to R1. इस instruction को execute करना था. Execute करने के लिए क्या instructions होंगे, क्या steps होंगे? So we saw these were the 7 steps we were having, and out of these 7 steps, as I've told you earlier, first 3 are the fetch. ये तीनों step fetch के हैं, ये हमेशा सेम रहते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए, ये तो आपको सीधे याद कर लेना है. Fetch instruction, first 3 steps are the fetch, and next steps depend upon the thing which kind of instruction we are using. ठीक है? So this was the point where we end up in the last lecture. अब आगे, first of all, we have to do few questions based on this. Now, before doing the question, I think we can revise the thing again because somewhat easy for us to understand. What is this? So add R3, R1, यानी R3 से डेटा निकलेगा, R3 से एड्रेस निकलेगा, रीड होने के लिए जाएगा, और वहां से रीड होकर जो वैल्यू आएगी वो R1 में ऐड होगी और रिजल्ट R1 में ही स्टोर कर देंगे. सो PC आउट, एड्रेस निकला PC का, इंस्ट्रक्शन फेच कर रहे हैं अभी तो. PC आउट, MAR इन, रीड करने के लिए इंस्ट्रक्शन भेज दिया. PC is to PC plus 4 करना है तो select 4, add Z of n, यानी PC plus 4 प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया. तो Z out, PC in, PC में नई वैल्यू आ गई. सेम वैल्यू PC की Y in, नई वैल्यू Y में भी आ गया, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे ब्रांच इंस्ट्रक्शन में. और जो रीड इनिशिएट किया था वो यहाँ पर रीड कंप्लीट हो गया. वेट फॉर मेमोरी फंक्शन कंप्लीटेड. अब इंस्ट्रक्शन आ गया. इंस्ट्रक्शन कहाँ पर आएगा? MDR में आएगा. MDR आउट एंड IR इन. ठीक है. उसके बाद अब इंस्ट्रक्शन रीड होके आ गया. इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट किया. इंस्ट्रक्शन में क्या है? R3 और R1 को ऐड करना है. और देखिए R3 एड्रेस है तो R3 आउट, MAR इन, रीड करने के लिए भेज दिया इसे. तब तक R1 आउट, R1 को Y में ले लिया, R1 आउट, Y इन, और ये रीड देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया. हमेशा याद रखिए रीड के अगले स्टेप में जब भी रीड इनिशिएट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में WMFC पूरा होगा. WMFC, वेट फॉर मेमोरी फंक्शन कंप्लीटेड. ठीक है. और जब रीड पूरा होगा तो MDR आउट, सेलेक्ट Y, MDR आउट, यानी ये वाला पार्ट B में जा रहा है, ALU के B में जा रहा है, और ये जो है ALU के A में जा रहा है, A ऑपरेंड पे जा रहा है, A बस पे जा रहा है. सेलेक्ट Y, यानी A बस में डेटा पूरा आ गया, A में आ गया, B में तो Y गया सीधे बस से B पार्ट पे. ऐड कर दिया Z ऑफ इन, Z आउट, R ऑफ इन, रिजल्ट, एंटर. सो इन दिस वे वी कैन डू द एग्जीक्यूशन. ये लास्ट लेक्चर में भी कंप्लीट किया. नाउ सी ऐड, अब 3 क्वेश्चन हमारे इसके बेस में. ऐड द कंट्रोल सीक्वेंस टू एग्जीक्यूट, राइट द कंट्रोल सीक्वेंस. इसके लिए पहला ऐड द इमीडिएट नंबर नम. कोई नंबर नम है, इस बार नम सीधा नंबर है, वैल्यू है.
टू रजिस्टर R1. इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है कि इंस्ट्रक्शन में एक नंबर पास कर दिया एंड दैट नंबर विल बी एडेड टू द रजिस्टर R1. So how to write the instruction in this particular case? So we'll see what is the steps. पहले 3 स्टेप तो देखिए फेच के हैं, सेम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. PC out, MAR in, read, select 4, add, ZOF in, ZOF out, PC in, Y in, WMFC and MDR out, IR in. तो पहले 3 स्टेप तो हमारे पास फेच के हो गए. इसमें कोई चेंज नहीं है. एज ए हिंट, जब भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है कंप्लीट इंस्ट्रक्शन के लिए, तो पहले 3 स्टेप तो कांस्टेंट है, नो चेंज. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, यहाँ पर द लोअर पार्ट जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं दैट इज समवॉट इज डिफरेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जीक्यूशन, इट डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रक्शन वी आर एग्जीक्यूटिंग. देखिए क्या है क्वेश्चन, फिर से देखते हैं. पहला वाला क्या कह रहा है, एट द इमीडिएट नंबर, नम एक नंबर है जो इंस्ट्रक्शन में पास किया है, इसमें ऐड करना है रजिस्टर R1 में और रिजल्ट को वापस R1 में स्टोर करना है. मैंने आपको बताया था एज ए हिंट कि ALU में हमारे पास 2 ऑपरेंड हैं हमेशा. याद रखिए दिस इज व्हाट ALU is having 2 operands. One is A इनपुट है, ALU में सेकेंड इनपुट है B. इन दोनों पे आना है. एक नम को A में लाएंगे, मतलब ARB में किसमें नम को लाएंगे और R1 को लाएंगे और रिजल्ट वापस हमें R1 में स्टोर करना है. ये Z की तरफ जा रहा है, ऐसे होता है. देखिए 3 तो फेच हो गया. आगे IR नम आउट, ये सीधा नंबर है. देखिए IR नम आउट यानी कि इंस्ट्रक्शन से जो नंबर निकाला, नम आउट किया और कहाँ पहुंचा दिया हमने, सीधे Y इन. मतलब इसका मतलब क्या है, जो नंबर था वो आउट हुआ, इंस्ट्रक्शन में नंबर निकाला और Y पे इन कर दिया. Y का मतलब ये कहीं ना कहीं हमने A की तरफ मूव कर दिया. IR नम आउट, नंबर जो था हमने A की तरफ मूव कर दिया. आगे A की तरफ नम आ गया. देखिए R1 आउट, R1 में ऐड कर, R1 आउट सीधे R1 बस में होगा और बस का मतलब सीधे R1 कहाँ अवेलेबल हो गया, सीधे B पे आ गया. R1 आउट सीधे R1 बस पे आ गया. अब सिलेक्ट Y, नम को मुझे A तक लाना है तो यहाँ पर Y था, Y करेंगे. Y करते ही नम विल बी अवेलेबल ऑन द ALU A इनपुट. तो नम यहाँ पर आ गया. सिलेक्ट Y, दोनों को ऐड कर दें, ऐड कर दिया. रिजल्ट कहाँ जाएगा, ZOF इनमें. यहाँ पर रजिस्टर Z है, ZOF इन और Z इन में आ गया. Z आउट करके कहाँ जाना, R1 इन में. तो अब देखें ALU में 2 इनपुट है A एंड B. याद रखिए जिसको भी मुझे परफॉर्म करना है, एक वैल्यू A पे आएगी, एक वैल्यू B पे आएगी. जो पहले हम ले रहे हैं वो A की तरफ जाएगा और जो बाद में वैल्यू लेंगे हम वो B की तरफ जाएगा. A और B लिया, ALU में इनपुट किया, ऐड कर दिया, रिजल्ट Z पे स्टोर कर दिया. ठीक है. सीधा नेक्स्ट पार्ट. सर यस सर लास्ट वाला सर. कौन सा, Z आउट? सर ये मतलब जो सेलेक्ट Y है सर. सेलेक्ट Y क्यों करें को, सेलेक्ट Y मैंने बार बार एग्जाम्पल, अगर फिगर को आप देखो तो एक जस्ट वेट, जस्ट सी, फिगर को आप देखो. मैंने अब मैं इंस्ट्रक्शन को छोड़ दे रहा हूँ कि लॉजिक आप समझो. ALU में 2 इनपुट है A, एक है B. मैंने क्या बताया, जो भी डेटा बस पे आता है बाय डिफॉल्ट वो B पे तो अवेलेबल रहता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है. A में देखो कहाँ से, बस से कहाँ पर आएगा, Y के पास आएगा और Y में मक्स का होते हुए वो A के पास आ रहा है. यानी कि A में लाने के लिए, अगर मैं फाइनली बोलूँ बस से A में लाने के लिए 2 चीज इनपुट हमें सेट करना पड़ेगा. एक तो Y में लाने के लिए Y में एक स्विच लगा, Y इन एक्टिव करना पड़ेगा, एक तो ये पार्ट है. और दूसरा हमें यहाँ पे से करना पड़ेगा सेलेक्ट Y. सेलेक्ट Y, देखिए Y अब देखिए कैसे होगा. मान लो कोई वैल्यू को नम आउट लाना था, नम मान लो बस पे आ गया, यही था, नम बस पे आ गया. बस पे आते ही हमने Y इन किया तो नम आउट Y के पास आ गया. अब Y से मुझे A के पास लाना, तो क्या करेंगे, देखो मक्स में 2 इनपुट है, या तो सेलेक्ट 4 करेंगे या सेलेक्ट Y करेंगे. 4 कब करते हैं, जब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को PC+4 करना है. सेलेक्ट 4 करेंगे, जिसे कांस्टेंट 4 यहाँ पर लिखा हुआ है. और जब मुझे Y की वैल्यू चूज करना है
जो एलयू के ए ऑपरेंड पे लाना, ए इनपुट पे लाना है, तो सेलेक्ट वाई करना है। देखो यहाँ पर दो ही हैं, सेलेक्ट 4 या सेलेक्ट वाई। सेलेक्ट 4 जब पीसी की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना तब करते हैं, और नॉर्मली हर केस में सिलेक्ट वाई करते हैं, क्योंकि मैं वाई की वैल्यू को चूज करके ए की तरफ लाना है। ठीक है, ओके ओके सर। चलिए, ओके, दिस वाज द पॉइंट वी आर हैविंग, एंड सिमिलरली वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस हम सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा एक एक चीजें ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन नम टू रजिस्टर R1। सेम क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, नम एक ऑपरेंड था, डेटा था, वैल्यू थी, उसको R1 में ऐड करो। क्वेश्चन को रिवाइज किया। सेकंड क्वेश्चन, ऐड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन। अब नम इस बार डेटा नहीं है, इस बार नम क्या बन गया, एक मेमोरी लोकेशन बन गया। इसका मतलब क्या, नम को मुझे पास करना पड़ेगा पहले मेमोरी के पास में, डेटा वहां से रीड होके आएगा, और तब उसको हम जाके R1 में ऐड करेंगे। यानी एक स्टेप हमने बढ़ा दिया। जो क्वेश्चन नंबर 1 ने काम किया वो तो हम करेंगे करेंगे, उसमें एक स्टेप पहले करना पड़ेगा, डेटा को नम वैल्यू को मेमोरी से रीड करना पड़ेगा। दैट इज अ स्टेप वी नीड टू ऐड। रेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में जो किया तो वो तो उतना करना ही पड़ेगा हमें, वो स्टेप तो सारे आएंगे। देखिए आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ये सोल्यूशन 2 है, यानी क्वेश्चन नंबर 2। पहले 3 स्टेप कांस्टेंट हो गए, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, फेच के हैं, एवरीथिंग इज सेम, and you can remember, you can cram these steps also if it is required. So fetch, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं। अब आगे क्या करना, हमने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, यहाँ से हम देखते हैं एग्जीक्यूशन पार्ट में। नम इस बार एक मेमोरी लोकेशन है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, फिर से मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ पहले एलयू फॉर क्लैरिटी। एलयू पे आ गए, एलयू पे 2 वैल्यू है, 1 इज ए 1 इज बी, 1 is A 1 is B। अब देखिए क्या है, IR num out, इस बार नम आउट किया, नंबर जो था वो एड्रेस IR num out कहाँ पास कर दिया, देखिए MARN, क्योंकि इस बार नम क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है, उसका आउट किया, MARN किया और रीड को इनिशिएट कर दिया। IR num out MARN रीड इनिशिएट कर दिया, यानी कि नम जो है वो रीड होने के लिए चला गया। अभी वैल्यू कोई हमारे पास नहीं है, वैल्यू कौन सी है, R1 है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में R1 आउट, R1 को आउट किया और Y, यानी कहीं ना कहीं हमने R1 को A की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। 2 वैल्यू है मेरे पास, 2 जो रीड ऐड होनी है, R1 को ऐड करना है किसमें, R1 प्लस नम करना है। तो नम तो अभी मेरे पास है ही नहीं, रीड करने के लिए भेजा हुआ है, R1 है, तो मैंने R1 को Y की तरफ, जो पहले जिसको निकालेंगे वो Y की तरफ डाल दो, R1 को निकाला, Y पेन कर दिया, तब तक जो रीड इनिशिएट किया था वो कंप्लीट हो गया। क्या होगा, WMFC, यानी रीड इनिशिएट होकर, यानी MDR में वैल्यू आ गई। अब देखिए क्या करेंगे, MDR आउट, यानी कि जो नम की वैल्यू थी बस है, देखिए MDR आउट यानी जो नम की वैल्यू थी बस में आ गई। मैंने बताया आपको, जैसे ही बस में आने का मतलब क्या, ये सीधे बस B से कनेक्टेड है, तो नम कहीं ना कहीं B में आ गया। देखिए नम तो देखिए B में आ गया, क्या रह गया R1 तो मैंने इनिशिएट कर ही चुका हूँ, R1 यहाँ अगर मैं बना दूं तो कहीं ना कहीं ये R1 Y में आ चुका है, ये इतना हो गया था, Y में आ चुका है, ठीक है ना। अब देखिए क्या किया हमने, सेलेक्ट Y, मक्स का सेलेक्ट Y करते ही R1 देखिए अब यहाँ पर पहुंच गया, यानी इस स्टेप के बाद R1 यहाँ पहुंच गया, R1 आ गया, नम भी आ गया, R1 A पे आ गया, नम B पे आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना, ऐड करना है, ऐड कर दे और इसको Z ऑफ इन में इनपुट कर दो। ये ऐड करने के बाद रिजल्ट कहाँ पर आ गया, Z पे आ गया। आगे Z आउट और R1 है। अगर इस क्वेश्चन में आप देखो तो मैं अगर चेंज कलर से नोट करूं, यू विल सी ये जो पार्ट है, यू विल सी ये जो पार्ट है, ये एक्स्ट्रा एक लाइन ऐड हुआ, क्योंकि इस बार नम एक मेमोरी लोकेशन है, बाकी सब कुछ सेम है, फैक्ट्स तो सेम है, ये नीचे के 3 स्टेप भी पहले हमने किए थे, मोर और लेस देखो आप कॉन्सेप्ट सेम है, केवल ये पार्ट एक्स्ट्रा ऐड किया बिकॉज दिस इज अ मेमोरी लोकेशन। ये क्लियर है, एग्जांपल 2 क्लियर है सभी को, एग्जाम्पल 2 सभी को क्लियर है। लेट मी नो, एग्जाम्पल 3 पे जाएंगे, थोड़ा सा उससे एक स्टेप और ज्यादा है, बट इफ इट इज क्लियर देन वी कैन मूव अहेड। सर हाँ सर, अभी नेटवर्क में प्रॉब्लम था सर, आवाज सुना ही नहीं दिया। नेटवर्क में प्रॉब्लम था। देखिए इन दिस क्वेश्चन
एक्स्ट्रा हमने क्या किया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यू सी क्विकली द क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग, क्वेश्चन नंबर 2, ऐड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन नम टू रजिस्टर R1। यानी कि नम एक मेमोरी लोकेशन है, नम इस बार मेमोरी लोकेशन है जहां से कंटेंट निकालना पड़ेगा, मेमोरी से रीड करना पड़ेगा और R1 में ऐड करना पड़ेगा। हाउ वी कैन डू इट दिस पार्ट, वी विल सी। R1 हम क्या करना पड़ेगा, IR नम आउट, देखो IR नम आउट MAR इन, क्योंकि इस बार मेमोरी लोकेशन है तो नम आउट करेंगे, रीड करने के लिए भेज देंगे MAR इन और रीड इनिशिएट कर दिया, एक पार्ट। दूसरा क्या था, R1 था, R1 आउट Y इन। मैंने बताया जब भी पहला कोई ऑपरेंड आएगा वो A की तरफ जाएगा और बाद में जो आएगा वो B की तरफ जाएगा, क्योंकि पहला वाला ऑपरेंड Y के थ्रू हम अंदर ले लेते हैं, बाद वाला ऑपरेंड सीधे बस के थ्रू B पे कनेक्ट हो जाता है। तो पहला ऑपरेंड अभी तो नम आउट को तो रीड करने के लिए भेजा हुआ है, R1 अवेलेबल है, R1 आउट Y इन कर लिया हमने, एंड WMFC R1 आउट Y इन, यानी R1 की वैल्यू Y तक आ गई, WMFC का मतलब जो रीड इनिशिएट किया था वो कंप्लीट हो गया। यही क्या कर रहे हैं, MDR आउट कर लिया हमने, MDR आउट का मतलब जो रीड करने के लिए नम की वैल्यू भेजी थी वो बस पे आ गई, अब बस का मतलब सीधे B पे आ गई। अब देखिए Y जो था R1 की वैल्यू Y में, उसको आगे ले गए, सिलेक्ट Y, सिलेक्ट Y करते क्या हुआ, इस लाइन के बाद R1 की वैल्यू A पे आ गई और MDR आउट की वजह से नम की वैल्यू रीड होके आई है वो B पे आ गई, यानी A और B में वैल्यू आ गई, R1 की वैल्यू A पे आ गई, नम की वैल्यू B पे आ गई। आगे ऐड कर दिया सिंपल, पहले की तरह Z ऑफ इन कर दिया, Z पे आ गया, Z से आउट किया, R1 में इन, एंड वी एंड द प्रोसेस। ठीक है, यस सर, हो गया। नाउ आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, एक और एक लेवल एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, एट द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन, whose address is at memory location num to register R1। टू लेवल ऑफ एड्रेसिंग हमने पढ़ा, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग पढ़ा था हमने कि हमने कोई वैल्यू को रीड करने गए, एड्रेस पास किया, वैल्यू को रीड करने गए, दैट विल बी द ऑपरेंड, नॉर्मली यही होता है, दैट इज द डायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट में क्या है, हमने कोई एड्रेस पास किया, उस एड्रेस पे गए, अब वहां पर जो रखा हुआ है दैट इज नॉट द ऑपरेंड, दैट इज अगेन द फाइनल एड्रेस। सो वी कैन से वी आर गोइंग टू हैव अ टू लेवल ऑफ एड्रेसिंग। सो पहला इस क्वेश्चन को डिलिबरेटली डिजाइन किया गया। पहला क्वेश्चन क्या है, सीधे जो वैल्यू पास किया नम, वो कंटेंट था, ऑपरेंड था, ऐड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में एक स्टेप आगे गए, जो नम पास किया वो नम इस बार ऑपरेंड नहीं है, एक बार एड्रेस है, तो कह सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 कहीं ना कहीं डायरेक्ट एड्रेसिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, नम पास किया, नम में अब जो वैल्यू निकल के आएगी नम के अंदर वो अगेन एक एड्रेस है, सो वी कैन से डायरेक्ट एड्रेसिंग और वन लेवल, और indirect addressing it means we can have the two level of addressing। अब क्वेश्चन नंबर 1 2 जैसे किया हमने, 2 का ही एक्सटेंशन है क्वेश्चन नंबर 3, 2 में कुछ स्टेप ऐड करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिल जाएगा, नथिंग स्पेशल इन दिस। नाउ सी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहले 3 स्टेप तो फेच के ही हैं, नथिंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर, फेच स्टेप। और उसके बाद देखिए अब 2 लेवल एड्रेसिंग है, नम को 2 बार रीड करना पड़ेगा, दोबारा जब वर्ड रीड होके आएगा, ऑपरेंड रीड होके आएगा, तभी हम ऐड परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए क्या कर रहे हैं, IR नम आउट, नम में एड्रेस है, नम को बाहर किया, MAR में इन किया और रीड इनिशिएट कर दिया। ठीक है, अब जब तक कि 2 लेवल एड्रेसिंग है तब तक कि फर्स्ट लेवल रीड होके नहीं आएगा, हम आगे मूव नहीं कर पाएंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 बनाने के लिए मुझे एक बार रीड परफॉर्म करना पड़ेगा, जो हमने कर दिया। IR नम आउट, MAR इन रीड, WMFC, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में WMFC का मतलब रीड का काम पूरा हो गया। इसका मतलब क्या, इस बार अब जो एड्रेस चाहिए था ऑपरेंड का वो हमारे पास MDR में आ गया। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, पूरा क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, यानी कि अब MDR में क्या वैल्यू आई, वो एड्रेस आया जिससे हमें ऑपरेंड मिलेगा। ठीक है, अब देखिए MDR आउट, एड्रेस था MDR आउट, काइंड कर दिया MAR इन और रीड को इनिशिएट कर दिया। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह देखिए अब हो गया, अब रीड होने के लिए गया, तब तक R1 आउट, R1 को Y पे इन कर लिया, ये वाला रीड WMFC यहाँ पर पूरा हो गया, यानी कि MDR में आ चुका होगा, तो MDR आउट यानी ये B पे अवेलेबल हो गया वैल्यू, सेलेक्ट Y,
add z of in and z of out r1 in n. तो अगर मैं आपको क्लैरिफाई करूं, so how what we have added, तो मैं कह सकता हूं कि here this part was added. क्वेश्चन नंबर 2 के pertaining this part was added. Rest is same as question number 2. In this question number 3, जो purple से हमने highlight किया है, that was a part which was added. ठीक है? This is clear to all? Yes, sir. Yes. चलिए, I think the PPT already shared. This part already I have shared to you people. So I will share the updated PPT to you people. लेकिन इन तीनों क्वेश्चंस को कर लीजिए. ये सारी चीजें दे रखी हैं स्लाइड में और तीनों क्वेश्चंस यहाँ डिफाइन कर रखे हैं. नेक्स्ट आई एम मूविंग अहेड. एग्जीक्यूशन ऑफ ब्रांच इंस्ट्रक्शन. अब मैंने एक दिन आपको बताया था, यहाँ पर जब मैंने डिस्कस किया था ये, तो मैंने आपको वाई इन छोड़ दिया था. द मीनिंग ऑफ वाई इन. वाई इन क्या था कि मैं रिकैप कर दूं. जब भी प्रोग्राम काउंटर 200 था, 200 पे हमने फेच किया, तो 200 को निकालने के बाद हमने इसमें +4 किया है ना, यहाँ पर सेलेक्ट 4 करके +4 किया, +4 करके इसकी नई वैल्यू आ गई 204. पीसी में 204 आया और साथ में हमने वाई में भी 204 स्टोर कर दिया. पीसी तो अपडेट हो गया, ठीक है. अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वाई? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वाई? नाउ फॉर दिस हमने 204 के ब्रांच इंस्ट्रक्शन में इसका यूज करते हैं. तो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी हम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन करें तब इसका यूज आता है. नाउ जस्ट सी व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वन. Now you see a branch instruction. Branch instruction है क्या? A branch instruction replaces the content of the PC with the branch target address. Now just see, I'm giving example to clarify this point. अब मान लीजिए हमारे पास, जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे पास instructions continuous stored है और 4 बाइट का इंस्ट्रक्शन है मान लीजिए, तो हर एक इंस्ट्रक्शन 4 लोकेशन 4 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये एड्रेस है 200, ये 204, ये 208 मेरा. लेकिन अगला इंस्ट्रक्शन जो है ये मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड था, ये फिल मेमोरी स्पेस है. एंड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड से फॉर एग्जांपल एट लोकेशन 250. ठीक है. यानी इसका मतलब मेरा 4 बाइट का इंस्ट्रक्शन था. पहला इंस्ट्रक्शन 200 पे, दूसरा 204, तीसरा 208, और ये जो मैंने क्रॉस से मेश ड्रॉ किया है, हियर इट इंडिकेट्स द मेमोरी इज ऑक्यूपाइड. ये मेमोरी कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है. नाउ इन दैट केस जो मेरा अगला इंस्ट्रक्शन 208 के बाद स्टोर है, वो कहाँ स्टोर है? 250 पे जाके स्टोर है. ठीक है. अब देखिए होगा क्या, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कैसे होगा? करंट अगर पीसी का वैल्यू 200 है तो +4 करेंगे तो क्या होगा? 204 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है. अब करंट पीसी के लिए 204 है, जब 204 को फेच करेंगे फिर प्लस करेंगे तो क्या होगा? 208 हो जाएगा. यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है. इसके बाद लेकिन देखिए, आफ्टर 208 आवर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड एट लोकेशन 250. इसका मतलब क्या है? 208 के बाद हम +4 करेंगे तो 212 मिलेगा, तो हमारा काम नहीं बनेगा. हमें यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लगाना पड़ेगा, दैट इज नोन एज अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन. दैट इज द पर्पस ऑफ ब्रांच इंस्ट्रक्शन. ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है? इट अलाउज टू मूव फ्रॉम लोकेशन 208 टू 250. यानी इसके बीच में एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन होगा. यानी ये 208 पे ब्रांच इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा, जिसका काम केवल क्या है? ये बताना होगा कि वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड. सो द करेंटली the CPU is executing at 208 and 208 will be a branch instruction that will branch the CPU to the next instruction 250. Now that is the purpose of branch instruction, and here the value of y will be used. अब कैसे होगा देखिए, फिर से हम यूज कर रहे हैं कि 208 पे मान लीजिए हम थे. अब 208 क्या? फिर से ब्रांच इंस्ट्रक्शन, फिर से इंस्ट्रक्शन है. मैंने बताया कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, ब्रांच इंस्ट्रक्शन हो, नॉर्मल एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन हो, वो उसका फेच होगा पहले. तो पहले 3 स्टेप देखिए फेच के हो गए. इसका मतलब क्या है कि 208 पे थे, 208 इंस्ट्रक्शन निकाला गया, उसमें +4 करेंगे. यानी कि अगर पीसी की वैल्यू 208 थी तो +4 किया हमने, तो +4 करके क्या होगा? 212. अब पीसी और वाई दोनों की, पीसी और वाई दोनों की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? पीसी एंड वाई दोनों की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 212. तो ये हो गया. आगे देखिए, ऑफसेट फील्ड ऑफ IR आउट. अब ब्रांच इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? 208 से 250 पे जाएंगे, तो देखिए इनका डिफरेंस आने में कितना है? देयर शुड बी डिफरेंस ऑफ 42. लेकिन 42 का डिफरेंस कहां से आ रहा है? 208 से आ रहा है.
208 से 250 42 आ गया, लेकिन हमने जैसे ही 208 इंस्ट्रक्शन को फेच किया, प्रोसीजर हमारा क्या कहता है, हम नॉर्मली +4 कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट। 208 को फेच करते ही हमने +4 कर लिया। तो यानी कि करंट वैल्यू आप देखो 208 पीसी की नहीं है या वाई की, करंट वैल्यू क्या है वाई की, 212 है। यानी कि हमारे पास करेक्टली 250 पे जाने के लिए हमारे पास ऑफसेट होगा 38, जो कहीं ना कहीं सेक्शन में ऑटोमेटिकली डिफाइंड होगा। सो हियर फॉर दिस एग्जांपल द ऑफसेट वैल्यू विल बी 38। देखिए क्या कर रहा है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन 250 पे जाएगा 208 से उठ के। अब 208 में +4 बाय डिफॉल्ट करते ही है, तो जैसे 208 फेच किया 212 हो गया था पीसी का वैल्यू या वाई का वैल्यू। अब हमें जाना 250 पे है, तो 212 से 250 पे जाएंगे, 38 ऑफसेट का वैल्यू होगा, इंस्ट्रक्शन में डिफाइन होगा। 38 देखिए निकाला, ऑफसेट फील्ड IR आउट 38 कहाँ डाल दिया, इसे सेलेक्ट वाई में डाल दिया, ये 38 वाई में आ गया। और वाई में आने के बाद हाँ सॉरी IR फील्ड आउट 38 ये बी में जाएगा। मैं इंस्ट्रक्शन में फिर से आ जाता हूं कि ALU है, ये A है और ये B है। अब देखिए A एंड B, तो Y में 212 PC पे भी जा रहा है और Y पे जा रहा है, Y पे 212 ऑलरेडी स्टोर है। अब क्या किया देखिए हमने, ऑफसेट 38 आउट किया तो ये बस पे अवेलेबल होगा और बस से सीधे कहां पर B पे आ गए, 38 की वैल्यू कहीं ना कहीं आपकी B पे आ गई। Y पे 212 आ ही रहा है, सेलेक्ट Y कर लिया, सेलेक्ट Y करते ही जो 212 था वो आपका A पे आ गया। इन दोनों के बीच ऐड इनिशिएट कर दिया, तो 212 + 38 वैल्यू कितनी बन गई, 250 बन गया। और 250 अल्टीमेटली Z पे इन हो गया। Z आउट देखिए क्या कर, Z आउट PC इन, यानी 250 नई वैल्यू है, 250 नई वैल्यू है तो Z में स्टोर है, Z से आउट किया और उसको उठा के हमने PC में इन कर दिया। एंड दैट्स व्हाट वी वांट। तो प्रोग्राम काउंटर की नई वैल्यू क्या होगी, 250। सो दिस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, बेसिकली जो नेक्स्ट अगर हमारे पास एड्रेस है पीसी का, कंटिन्यूअस नहीं है, तो उसको डिफाइन करेगा। एंड इन दैट एग्जीक्यूशन वी यूज द वैल्यू ऑफ y in, जो हमने पहले छोड़ दिया था डिस्कस। सिग्निफिकेंस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू रिगार्डिंग दिस ब्रांच इंस्ट्रक्शन? Significance is clear to all of you regarding this branch instruction? Update me through message, chat message or voice input. Yes sir, yes. So with this we complete this part of execution of complete instruction and execution of branch instruction. So I think we have to start another slide. After this we have to discuss one more design of a hardwired and microprogram control unit. Now we have discussed the complete instruction. हमने CPU डिजाइन पढ़ लिया और CPU पे हमने एग्जीक्यूशन की बात कर लिया. Now we are having two kind of CPU design. अब हम that control signal part is over. अब हम CPU के ब्रॉड कंसेप्ट पढ़ेंगे, CPU को डिजाइन कैसे कर सकते हैं. So hardware means what? जब हम सारी चीजें हार्डवेयर के थ्रू करते हैं, everything we need to draw with the help of the hardware. Only the hardware chip we are having. That is termed as a hardware control unit. और जब हम कुछ कंट्रोल सिग्नल्स, कंट्रोल वर्ड पास करेंगे, कुछ इनपुट पास करेंगे, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट अवर सीपीयू वर्क्स, दैट इज नोन एज अ माइक्रोप्रोग्राम. जो हमारा सिस्टम डिजाइन है, तो जीआरओ हमने पढ़ा. जीआरओ में आपको याद होगा जब जीआरओ टॉपिक पढ़ाया था, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर्स यूज कर रहे हैं सीपीयू, और वहां पर हम कंट्रोल वर्ड पास करते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट कंट्रोल वर्ड द सीपीयू वर्क्स. सम ऑफ दैट डिजाइन वी यूज, दैट इज टर्म्ड एज अ माइक्रोप्रोग्राम कंट्रोल. सो दैट इज व्हाट हार्डवेयर. हार्डवेयर में क्या हो गया, everything is designed in terms of a hardware. What is what? To execute instruction, the processor must have some means of generating the control signals needed in a proper sequence. There are two categories for a CPU design. One is hardwired control, one is a microprogram control. Hardwired system can operate at high speed. Hardware का part में क्या है? They run at very high speed.
but with little flexibility. This is what try to remember this figure that shows our CPU design, which is basically based on, अब देखिए हमने क्लॉक पल्स जनरेटर है, क्लॉक जनरेट कर रहा है, कंट्रोल स्टेप काउंटर T1 जो हमने 7 स्टेप किए थे, कंट्रोल स्टेप ठीक है, T1 T2 T3 T4 T7, ऐड R3 R1 में 7 स्टेप थे, तो क्लॉक पल्स पे we are going to have different steps T2 T3 up to T7. नेक्स्ट स्टेप पे कुछ एग्जीक्यूशन होगा, IR के थ्रू इंस्ट्रक्शन आया, and you will see finally these were the control signals generated. ये फिगर क्या शो कर रहा है? It is one of the figure of a hardware design that shows depending upon the clock pulse and these external input and conditional codes. Finally, we generate the control signals. So, hardware design का part है. You can remember this figure that says. Now, the logic is important. That is shown in the next figure. Now, you will see this one. ये इसका hardware का logic है. पहला फिगर ब्लॉक डायग्राम है that shows कि हमने सभी कंपोनेंट्स को लिया और हार्डवेयर के फॉर्म में डिजाइन कर दिया. हार्डवेयर डिजाइन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आएगा. दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. 2 फिगर्स आर देयर, सो ओनली आई विल डिस्कस दिस फिगर. अब देखिए कर क्या रहा है. अब अगर आप देखो, दिस इज अ जेड इन कंट्रोल सिग्नल. ऐसे हमारे पास बहुत सारे सिग्नल्स होंगे, जेड इन, जेड आउट, R1 इन, R1 आउट, MAR इन, MDR आउट. सो लॉट मेनी सिग्नल्स वी आर हैविंग. तो हर एक सिग्नल के लिए मुझे एक सर्किट बनाना पड़ेगा और उस ऐसे ही सारे कंट्रोल सिग्नल्स के लिए सर्किट बनाना पड़ेगा. उसको कंबाइन करके एक चिप के फॉर्म में डिजाइन करेंगे और ऐसा करते हैं तो इट इज टर्म्ड एज अ हार्डवायर्ड सीपीयू. अब देखिए Z of n का मतलब क्या है. यानी कि दिस Z of n मींस दिस एक्सप्रेशन सेज व्हेन द कंट्रोल्ड सिग्नल Z of n विल बी एक्टिव. अब कैसे पता लगेगा कैसे एक्टिव है. अब देखिए मैं आपको 2 केवल इस पे हिंट दे देता हूं. लेट्स सी किया था, अगर आपको याद हो, जस्ट सी, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें यहाँ पर ऐड वाले में, तो देखिए ऐड में Z of n कहाँ पर एक्टिव है. Z of n देखिए कि यहाँ पर एक्टिव है, यानी कि फेच के स्टेप नंबर 1 पे एक्टिव है हमेशा. Z of n यहाँ पर ऐड में स्टेप नंबर 6 में एक्टिव है, ये याद रखिएगा, इसी का यूज कर रहे हैं वहां पर हम. यानी कि ऐड में स्टेप 6 पे स्टेप 1 बाय डिफॉल्ट हमेशा Z of n एक्टिव है. 2 हो गया. ब्रांच इंस्ट्रक्शन में भी Z of n था. देखिए ब्रांच में, देखिए ब्रांच के स्टेप नंबर 4 में है Z of n. तो हमेशा ही ब्रांच के, यानी ब्रांच के स्टेप नंबर 4 पे Z of n आ रहा है, ऐड के स्टेप नंबर 6 पे आ रहा है और फेच के बाय डिफॉल्ट स्टेप नंबर 1 पे आ रहा है. यू विल सी हियर वी हैव टू यूज दिस वन. यू विल सी व्हाट्स हैपनिंग. मैंने बताया स्टेप नंबर 1 यानी T1 में तो फेच में आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट T1 लिख दिया. तो दिस एक्सप्रेशन सेज व्हेन द वैल्यू ऑफ Z of n विल बी एक्टिव. Z of n कब एक्टिव होगा? When the value of T1, यानी स्टेप T1 है, स्टेप काउंटर पे T1 हमेशा फेच का स्टेप 1 है. स्टेप 6 कब? जब ऐड की बात कर रहे हैं. स्टेप 4 कब? जब BR की बात कर रहे हैं, ब्रांच इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं. In this way we have to see, we have to identify depending lot many instructions we are having. When the CPU is defined, the instruction will be defined. So we have to see in all the instructions well the control signal Z of n will be active. हमें वो सारे प्लेस पता करने पड़ेंगे और इस एक्सप्रेशन में पुट करना पड़ेगा. डॉट डॉट लगा हुआ है, इट मींस ऑल अदर पार्ट. अब इसके बेस पे हम Z of n का एक सर्किट बनाएंगे. नाउ दिस सर्किट इज ओनली फॉर Z of n. अब देखिए T1 है तो ये OR गेट लगा दिया, OR से कंबाइन है, तो T1 इनपुट आ गया. T6 के साथ ऐड है, अब T6 देखिए ऐड के साथ एंड गेट, ये तभी एक्टिव होगा जब दोनों एक्टिव होंगे. तो ये देखिए यहाँ पर आ गया. और T4 के साथ ब्रांच है, T4 के साथ ब्रांच है, एंड लगा दिया. यानी कि इनमें से अगर T1 एक्टिव है तो ये एक्टिव हो जाएगा और के साथ, या T4 ब्रांच एक्टिव है तब भी ये एक्टिव हो जाएगा, या ऐड के साथ T6 है तब एक्टिव है तब भी एक्टिव हो जाएगा. इट मींस वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल सच कॉम्बिनेशंस ओवर हियर फॉर द पर्टिकुलर कंट्रोल्ड सिग्नल Z of n. और ये Z of n का सर्किट बनेगा. ऐसे Z out का बनेगा, MAR in का बनेगा, MDR out का बनेगा, R1 out का बनेगा. इस सबको कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद अल्टीमेटली सर्किट बनाएंगे. And that circuit will be a hardwired design CPU.
Similarly, see the next figure. That is end कहाँ का यूज हो रहा है? एक तो आपको याद होगा end यूज कर रहे हैं add में स्टेप नंबर T7 पे, इतना देखिए ना ब्रांच में स्टेप नंबर T5 पे, and so on. Not many points पे है. इसी तरह सब कंट्रोल सिग्नल्स का बनाएंगे और कंबाइन करके सर्किट को ड्रॉ करेंगे. This is fast. This design is fast, but design is complicated in nature as we need to take lot many things, and the design cannot be changed. Hardware design change नहीं होता बार बार. When the next level update is required, the hardware can be changed. Okay. This is basically a hardwired control unit. ये clear है सभी को? This design is clear to all of you. So I think in the next lecture we'll do this microprogram. So with this we complete the part of hardware design. In the next lecture we'll discuss the microprogram control unit. Same logic की हम बात करेंगे, लेकिन वहाँ पर हम क्या बोलेंगे? There will be some sort of micro instruction. कुछ control words हम पास करेंगे और उसके बेस पे एग्जीक्यूशन होगा. तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं कंप्लीट इंस्ट्रक्शन और ब्रांचिंग के साथ में. उसको कैसे कर सकते हैं हार्डवेयर के थ्रू या माइक्रो प्रोग्राम सिस्टम के थ्रू. माइक्रो प्रोग्राम का मतलब कह सकते हैं आप कुछ वर्ड्स पास किए, कुछ बिट्स पास किए विद लेस हार्डवेयर, सो दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड. ओके, सो विद दिस वी कंक्लूड टुडेज लेक्चर with this hardware point. In the next lecture we will start the microprogram control unit and we will proceed to the further topic. Any problem, just you can ask me through a message. I will share the PPT to you on the group. Okay, thank you.